वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा नाम युवल जैन है। मैं यहाँ पर सीबीएसई टर्म 2 के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो हम लोग कल कहाँ तक पहुंच गए थे? कल हम लोगों ने सेल को रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, एसएचई क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ सवाल करना सीखेंगे ई नॉट वैल्यूज को लेके। ओके, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो फोकस बोर्ड पर, मेरी बातों पर, और चलिए शुरू करते हैं। कुछ आगे का मतलब पिछला रिकॉल कर लेते हैं। पिछला रिकॉल क्या था? कल हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग पढ़ी और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ा था। अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप मेरी पहले पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ठीक है, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की। क्या? किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की, जब उसे उसी के सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? डिप किया जाता है। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन को बोर्ड पर से देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। ठीक है, जो कि मैंने हिंदी में बताया कि जब आप किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशंस में डिप कर देते हैं, उसी के आयन के सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं? डिप कर देते हैं, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की, ठीक है, उसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसी, बट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या हो जाएगा केवल कि आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर वैल्यूज को चेक करने लगेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब देखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर कितना रखना है? 298 केल्विन। टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ठीक है, और कंसेंट्रेशन कितनी हो? कंसेंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर। कंसेंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर। जब कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तब आप किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन करने की टेंडेंसी को चेक कर रहे होंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका नोटेशन किससे होता है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नोटेट करते हैं ई नॉट से। किससे? ई नॉट से। ओके, दोबारा से दोनों डेफिनेशंस को मैं रिकॉल कर देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। वहीं अगर यही वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आप केवल दो कंडीशंस का यूज कर लें, एक कंसेंट्रेशन को 1 मोलर कर दिया जाए और टेम्परेचर 298 केल्विन कर दिया जाए। क्या? कंसेंट्रेशन को 1 मोलर कर दीजिए और टेम्परेचर को 298 केल्विन कर दीजिए। फिर आप इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन करने की टेंडेंसी को देख रहे होंगे, तो वहां पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर क्या कह रहे होंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन क्या होता है? ई नॉट। ओके, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल देख लेते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है,
जब आपने कल हम लोगों ने हाफ सेल दिखाए थे, एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट दोनों को हमने बोला था ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दो अलग अलग सेल्स थे। ठीक है, तो दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ध्यान रखो, तब आप ईएमएफ ऑफ सेल कह सकते हैं। कंडीशन रहेगी इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर सेल के अंदर से कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तभी हम उसे ईएमएफ ऑफ सेल कह सकते हैं। ठीक है, तभी हम क्या कह सकते हैं उसे, ईएमएफ ऑफ सेल। ध्यान रखना, यहां तक तो बच्चे डेफिनेशन बोल देते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन कंडीशन क्या होती है, इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तभी आप उसे क्या कह सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कह सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। ठीक है, दोनों हाफ सेल्स के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन कब, जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा हो दोनों सेल्स। ओके, चलिए अब हम दोबारा से तीनों टॉपिक्स को, तीनों डेफिनेशंस को एक बार दोबारा से सीख लेते हैं। तीनों डेफिनेशंस में क्या क्या बोला गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या बोला कि जब आप एक इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें क्या है, जब आप उसकी टेंडेंसी को, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की तब चेक कर रहे होते हैं जब कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो तब आप उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड डेफिनेशन ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। ठीक है, तो दो हाफ सेल्स के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को क्या कहा जाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन कंडीशन क्या बोली, इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल में से कोई करंट ड्रॉ हो ही ना रहा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपकी तीनों डेफिनेशंस हैं। तीनों डेफिनेशंस का मतलब बता चुका हूं मैं। अब हमें ना क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ वैल्यूज कुछ सवालों में पूछा जाता है कि इसका ई नॉट वैल्यू बताओ क्या होगी, कैसे होगी, वैसे ही ई सेल की वैल्यू। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें सीखना है कि ई नॉट वैल्यूज किस तरीके से वर्क करती हैं और इनके फॉर्मूलेज वगैरह कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं गैलेनिक सेल को। तो गैलेनिक सेल कंसीडर किया, कौन सा, कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो ये गैलेनिक सेल कंसीडर कर लिया। गैलेनिक सेल कंसीडर किया है किसका, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से इसमें लिखेंगे हम। तो जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे होंगे जिंक के लिए, तो जिंक का क्या होता है भाई, एनोड पे, ये एनोडिक कंपार्टमेंट होता है। सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट तरफ क्या होता है, एनोडिक कंपार्टमेंट, और सॉल्ट ब्रिज से राइट तरफ क्या होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा, देखिए इधर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमें इस तरीके से ई वैल्यूज लिखनी होती हैं कि आपको ई वैल्यू लिखते ही समझ में आए कि आपने ऑक्सीडेशन लिखा है या रिडक्शन लिखा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, चार्ज का बढ़ना, और रिडक्शन होता है चार्ज का घटना। तो अब जब हम Zn के लिए लिख रहे हैं तो Zn एनोड पे आया है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ई वैल्यू में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन दिखाना पड़ेगा। तो किस तरीके से लिखते हैं, ई Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे भी नॉट तो लगानी है। जब तक नॉट नहीं लगेगा तब तक स्टैंडर्ड बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए जरा, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, +2 में, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने क्या किया, इसमें क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। क्या लगाया, नॉट लगाया। तो
जैसे ही ई नॉट लगाया जेड एन से किस में कन्वर्ट हुआ, जेड एन प्लस टू में। अब हम इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना बोल के क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, एसओपी। क्या बोला जा रहा है, एसओपी। और एसओपी किसके लिए लिख रहे हैं, एनोड के लिए, बिकॉज जिंक किस पे आ रहा है, एनोड पे आ रहा है। ओके। अब एक चीज जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। आप जेड एन प्लस टू, जेड एन कुछ भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्या किया, ऑर्डर चेंज किया तो। ठीक है, अगर ऑर्डर चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जेड एन प्लस टू की जगह पे जेड एन हो जाए, जेड एन की जगह पे जेड एन प्लस टू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब, जब ई पे नॉट नहीं लगा हुआ है तब। लेकिन अगर ई नॉट वैल्यू लिख रहे हो ना, तो ई नॉट वैल्यू लिख रहे हो तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने जेड एन प्लस टू इधर कर दिया, जेड एन इधर कर दिया, तो ये एसओपी ना होके क्या होगा, एसआरपी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ई नॉट के साथ में आपको ये जरूर से जरूर याद रखना है कि ई नॉट में अगर ऑक्सीडेशन लिख रहे हो तो ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए, और अगर रिडक्शन लिख रहे हो तो रिडक्शन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो। ठीक है, ऑर्डर चेंज किया तो। इसलिए यार ऐसे ही याद रखो, चाहे ई लिखो चाहे ई नॉट लिखो, अगर ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हो तो ऑक्सीडेशन होना दिखना चाहिए, और अगर ई नॉट में लिख रहे हो तब भी ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने नीचे समझाया। देखो अभी यहाँ पे जेड एन से जेड एन प्लस टू था तो एसओपी लिख रहे थे, लेकिन नीचे देखो आप जेड एन प्लस टू से जेड एन किया तो अब क्या बोल रहे हैं, उसे एसआरपी बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो फर्क पड़ गया। जेड एन प्लस टू अगर इधर जेड एन प्लस टू कर दिया तो एसओपी की जगह पे क्या हो गया, एसआरपी हो गया, तो फर्क पड़ गया। ठीक है, तो यहीं पे आपको दिक्कत होगी और यही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में लिख दिया है कि फर्क पड़ेगा, फर्क कहाँ नहीं पड़ेगा। ई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ई नॉट वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि जो एसओपी होता है वो माइनस टाइम्स एसआरपी होता है। ठीक है, क्या होता है, जो एसओपी है वो माइनस टाइम्स क्या है, एसआरपी है। जो एसओपी की वैल्यू होगी वही माइनस में एसआरपी की वैल्यू होगी। तो एसओपी और एसआरपी साइन से ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप, ये एसओपी लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, एसआरपी लिखा हुआ है। ठीक है, और दोनों किससे डिफरेंट है, साइन से डिफरेंट है। चलिए अब हम लोग कैथोड की तरफ चलते हैं। कैथोड की तरफ, कैथोड पे क्या है, कॉपर। अब कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि राइट पे क्या होता है, आरआरसीपी से राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो राइट पे रिडक्शन, और राइट पे क्या आ रहा है, कॉपर। इसका मतलब कॉपर का क्या दिखाएंगे, रिडक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए कॉपर प्लस टू से किस में चला गया, जीरो में चला गया। चार्ज का घटना क्या होता है, रिडक्शन। चार्ज का घटना क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। तो चार्ज घटा, रिडक्शन हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसआरपी वैल्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वहीं अगर मैंने जैसी ऑर्डर रिवर्स किया, कॉपर प्लस टू को इधर शिफ्ट किया, कॉपर को इधर शिफ्ट किया, तो देखो वैल्यू चेंज हो गई। पहले ऊपर एसआरपी था, अब नीचे क्या हो गया, एसओपी हो गया। क्या हो गया, एसओपी हो गया। ठीक है, तो जब हम इस ओवरऑल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, इस ओवरऑल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो वो क्या होगा, देखो ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होगा, एनोड का एसओपी और कैथोड का एसआरपी। एनोड का एसओपी, कैथोड का एसआरपी। मतलब एनोड का क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने दोनों चीजें लिख दी। देखो यहाँ पे ई नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन प्लस टू ऑक्सीडेशन हो गया,
ऑक्सीडेशन का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। अगर नॉट लगा हुआ है तो ऑर्डर रिपीट मतलब ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा। वैसे ही सेम एसआरपी वैल्यू कैथोड की लिखी, कैथोड पे क्या है कॉपर, तो कॉपर का क्या दिखाना पड़ेगा, रिडक्शन दिखाना पड़ेगा। तो कॉपर का क्या दिखा दिया, +2 से 0, रिडक्शन दिख गया। ठीक है, चलिए। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे हम बार बार एनोड और कैथोड नहीं करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे एक ही बार में आपको क्या आएंगे, आंसर्स आएंगे। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। ठीक है, ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। हमें ये सोचना ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन है या एनोड है या क्या है, कुछ नहीं। बस आप सेल के सामने खड़े होंगे और लेफ्ट और राइट देख लेंगे, किससे, सॉल्ट ब्रिज से। किससे, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड, सॉल्ट ब्रिज के राइट में कैथोड। तो दोनों का ही क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। दोनों का ही क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। भले ही एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो, सवालों में क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना। किस फॉर्मूले से, इससे SOP is equals to minus times of SRP. SOP is equals to minus times of SRP. भले ही इसका SOP दे रखा हो, लेकिन आपको सवालों में क्या यूज करना है, इसका SRP यूज करना। ठीक है, और वो कैसे यूज होगा, बस जो वैल्यू ये दे रखी होगी उसको माइनस से चेंज कर देना है। ठीक है, अगर ये माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या होगा ई नॉट वैल्यू निकालने का, ये वाला, ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। एक बार और बोलिए, ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। ई नॉट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर 2-3 सवाल करेंगे जिससे आपको अच्छे से ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसके सवालों को करते हैं ई नॉट वैल्यूज पे। ओके, तो देखिए सवाल को। पहला सवाल कुछ इस तरीके से कि हमें दे रखा है फॉर द फॉलोइंग सेल, कुछ ये सेल बना के दिया है, गैलेनिक सेल, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का। उसमें वैल्यूज कैसे क्या बना, देखो ई नॉट ऑफ Zn+2 से Zn की वैल्यू है माइनस के 0.76 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ Cu+2 से Cu दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो आपको क्या बताना है, ई नॉट सेल बताना है कि ई नॉट सेल कितना होगा, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जरा चेक कीजिए यहाँ पे कि ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा होता है भाई, ये वाला एनोडिक कंपार्टमेंट होता है। वहीं ये वाला कंपार्टमेंट कैसा होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन होंगी उन्हें हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। तो चलो चेक करते हैं, जिंक का क्या दे रखा है वो चेक करते हैं। अब ई नॉट वैल्यू है तो साइंस के मतलब भी रहेंगे, ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते, जैसा ऑर्डर लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो +2 से 0 जा रहे हैं, +2 से 0 जा रहे हैं, चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है, चार्ज घट रहा है, और चार्ज का घटना क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कितना, माइनस के 0.76 वोल्ट। तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, रिडक्शन में है, रिडक्शन में ही चाहिए होता है, बिकॉज ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। ओके, तो पहले से रिडक्शन में है तो इसे चेंज करेंगे ही नहीं। दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं, ई नॉट ऑफ Cu+2 से Cu, अगर ई नॉट लगा हुआ है तो ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए +2 से 0 पे जा रहे हैं, +2 से 0 पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी चार्ज घट रहा है, चार्ज का घटना क्या होता है, रिडक्शन। तो ये भी कैसा दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा है। तो दोनों ही वैल्यूज से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या लिखवाया, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। यहां पे SRP और यहां पे भी क्या, SRP। ठीक है, हमारी राइट में क्या है, राइट में कॉपर है, राइट में कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस के
प्लस के 0.34 वोल्ट। और ये हम बता चुके हैं अभी अभी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों ही कौन सी वैल्यूज हैं, दोनों ही एसआरपी वैल्यूज हैं। तो जैसी दे रखी है वैसी ही फॉर्मूले में यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, राइट में कॉपर, और कॉपर के लिए वैल्यू कितनी, 0.34, तो 0.34 माइनस आया। लेफ्ट में क्या है, जिंक, और जिंक के लिए एसआरपी वैल्यू गिवन कर दी है माइनस के 0.76 वोल्ट, माइनस के 0.76, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। तो इस सवाल में हमने क्या किया, पहले हमने चेक किया कि वैल्यू कैसी दे रखी है, ठीक है। तो +2 से 0 जा रहा है, इसलिए चार्ज कम हो रहा है, चार्ज का कम होना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन ही चाहिए होता है, रिडक्शन ही चाहिए होता है, रिडक्शन ही पहले से दे रखा था। वही हमने यहाँ पे चेक किया, +2 से 0 पे जा रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन ही चाहिए होता है, और रिडक्शन ही चाहिए था। तो हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मूले में रखा, ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट, और फॉर्मूले में रख के वैल्यूज को सोल्व किया, आंसर कितना आ गया, 1.10 वोल्ट। मतलब इस सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 1.10 वोल्ट। ओके, चलिए इसी के तरीके से अगला सवाल है। आप इस सवाल को देखिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकाल के रखिए। ओके, मैं भी सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए इधर, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्यूशन निकाल लीजिए, फिर वीडियो को दोबारा शुरू कीजिए और देखिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो वैल्यूज गिवन होती हैं उसमें आपको ये फाइंड करना होता है कि ये एसओपी है या फिर एसआरपी है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वैसे का वैसे यूज कर देंगे पहले सवाल की तरह। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसे साइन से कन्वर्ट करके एसआरपी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए जरा, यहाँ पे एजी 0 पे है, ठीक है, और किस में चली गई, प्लस में चली गई, चार्ज बढ़ गया। चार्ज का बढ़ना क्या होता है भाई, चार्ज का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो भाई यहाँ पे तो एसओपी दे रखा है, ठीक है। भाई हम यहाँ पे बात करें तो ये 0 पे है, और 0 से किस में चला गया, +2 में चला गया, तो भाई यहाँ भी ऑक्सीडेशन है। तो दोनों ही वैल्यूज ऑक्सीडेशन की हैं, तो पहले दोनों वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन में, क्योंकि हमें तो एसआरपी वैल्यू यूज करनी है ना, एसओपी यूज नहीं करनी है, हमें एसआरपी ही यूज करनी है। लेकिन ये तो एसओपी दे रखी है, तो एसओपी दे रखी है लेकिन यूज क्या करनी है, एसआरपी। तो इन्हें साइन से उल्टा कर देंगे, अगर ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। तो चलिए करते हैं। तो अगर इसके लिए एसआरपी लिखूंगा तो ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा, तो ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी, अभी एसआरपी हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन से उल्टी, तो ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट। वही अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी एसओपी में दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हमें तो एसआरपी यूज करना है, तो इसका भी साइन उल्टा करेंगे, तो ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.34 वोल्ट। अब दोनों ही वैल्यूज किस में आ गई, देखो 1 से 0 चार्ज घट गया, 2 से 0 चार्ज घट गया, ये वैल्यू भी किसकी हो गई भाई, ये वैल्यू भी एसआरपी की हो गई, ठीक है, और ये वैल्यू भी किसकी हो गई, एसआरपी की हो गई, ठीक है। अब आप सेल को देखो, सेल में राइट साइड में क्या है, कॉपर है, तो ये एसआरपी राइट का हो गया, और लेफ्ट साइड में क्या है, सिल्वर, तो ये लेफ्ट हो गया। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। तो देखिए ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, मतलब यहां भी एसआरपी वैल्यू यूज करनी है और यहां भी एसआरपी वैल्यू यूज करनी है। तो राइट की वैल्यू कितनी है भाई, 0.34,
माइनस लेफ्ट की कितनी है 0.80। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई माइनस के 0.46 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सेल की फीजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं समझे हैं, मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं बताया है सेल की फीजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसलिए अभी ये आंसर हमारा आया है माइनस के 0.46 वोल्ट, क्योंकि केवल सवाल क्या था कि ई नॉट वैल्यू बतानी है सेल की कितनी है, फीजिबिलिटी नहीं पूछी है। अगर फीजिबिलिटी पूछी हुई होती तो आगे हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तब आप बता सकते हैं कि ये सेल फीजिबल होगा या नहीं होगा। फीजिबल का मतलब सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी या नहीं होंगी, मतलब सेल स्पॉन्टेनिटी शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोग जब फीजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेंगे तब देखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं SHE कहते हैं। क्या कहते हैं SHE कहते हैं। ठीक है, शी मतलब वो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किसका यूज कर लेते हैं हम लोग, SHE का यूज कर लेते हैं। ठीक है, SHE किस तरीके से होता है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। दूसरी चीज, SHE के लिए ई नॉट वैल्यू क्या रहती है भाई, जब भी SHE यूज होगा तो ई नॉट वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। कितनी रहेगी भाई, 0 रहेगी। ठीक है, हाँ, तो अब 0 रहेगी, इसी वजह से इसका यूज कर लेते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालने के लिए। कैसे, वो हमने 2 केस बना रखे हैं, बारी बारी से सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसकी वर्किंग सीख लेते हैं। वर्किंग क्या है कि इस नोजल से H2 गैस को इसमें पुश किया जाता है, फिल किया जाता है। कितने प्रेशर पे, 180 m प्रेशर पे इसको फिल करते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही H2 गैस में जाते हैं बुलबुले फूलने लगते हैं, जो वो बुलबुले दिख रहे होंगे आपको ग्रीन कलर के। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिससे क्या लटका रखा है, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड लटका रखा है। ओके, इस सॉल्यूशन में एक एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया गया है, जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर है। ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। तो किस तरीके से वर्क करता है, H2 गैस को इसमें डिसॉल्व करते हैं, मतलब इसमें डालते हैं, इसमें रिएक्शंस शुरू हो जाती है। रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये एनोड की तरह वर्क करता है तो H2 होता है, H2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा देती है, और हमें तो पता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, करंट वरंट दिख जाता है। ठीक है, वहीं अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही 2 रिएक्शंस आपको SHE के रिगार्डिंग देखनी है। अगर एनोड है तो ये वाली रिएक्शन, मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का। लेकिन जब कैथोड की बात करते हैं, मतलब एज अ कैथोड यूज होगा SHE, तो SHE कैथोड यूज होगा तो जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है वो रिड्यूस होंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसके 2 केस सीख लेते हैं, SHE के 2 केस, कि किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहला केस है कि अगर मैं कोई एक सेल मैंने कोई सेल बनाया, अब मैं चाहता हूं कि जो इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डाला है उसकी ई नॉट वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे पता करनी है। ठीक है, अगर मुझे उसकी ई नॉट वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हमने एनोड में देखा था। ठीक है, जब हमने गैलेन सेल बनाई थी उसको एनोड में रखा था, और एनोड पे जिंक क्या हो गया, भाई, ऑक्सीडाइज हुआ था। तो सबसे पहली चीज, पहला केस है जब SHE कैसे वर्क करेगा, एक्ट एज कैथोड। जब SHE कैथोड की तरह वर्क करेगा तो ई नॉट वैल्यू कैसे बताएगा, तो जरा देखते हैं जरा। तो जब हम लोग यहाँ पे इस पूरे सेल का ई नॉट वैल्यू निकालेंगे तो वही फॉर्मूला, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था भाई, ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट, और उससे भी पहले एक फॉर्मूला लिखाया था, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। तो ई सेल इक्वल्स टू SOP जब लिखेंगे तो क्या होगा, ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस 2 प्लस ई नॉट ऑफ H पॉजिटिव से H2 गैस। ठीक है, और यही हमारा क्या है, SHE है। और SHE के लिए ई नॉट वैल्यू क्या बोली है भाई,
SHE के लिए ई नॉट वैल्यू क्या बोली है, 0 बोली है। इसका मतलब SHE के लिए ई नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का होगा वो केवल यहीं से तो आ रहा होगा। हाँ भाई, जिंक ही तो दिखा रहा होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वो किसका आया है, जिंक का आया है। तो हम बता देंगे कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, किसकी हेल्प से, SHE की हेल्प से। ठीक है, तो यहां से ई नॉट सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा ई नॉट ऑफ Zn से Zn+2। ठीक है, यहां से आपने जिंक के इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट वैल्यू पता कर ली। ओके, वैसे ही दूसरा केस है, जब SHE को आप किस तरीके से ले लें, SHE को आप यूज कर लें एज अ एनोड। जब SHE एज अ एनोड यूज होगा तो कॉपर कैथोड पे चला गया, और कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से इसके लिए ई नॉट सेल लिखें तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा भाई, अब की बार एनोड पे तो क्या है, SHE है, तो ई नॉट ऑफ H2 से H पॉजिटिव प्लस SRP वैल्यू ऑफ कैथोड, मतलब ई नॉट ऑफ Cu+2 से Cu। ठीक है, और फाइनली हमें पता है कि SHE के लिए ई नॉट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ई सेल, जो ई नॉट सेल आएगा वो किसके बराबर आएगा भाई, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ Cu+2 से कॉपर। ठीक है भाई, तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो आप क्या लगा दो, उसमें SHE लगा दो और वो आपको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करके दे देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, 2 सवाल करे, ई नॉट वैल्यूज पे फॉर्मूला क्या था, ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट, और 2 आंसर्स हमने निकाले हैं एक ही फॉर्मूले से। उसके बाद SHE के लिए बताया कि SHE का मेन एम क्या होता है, SHE का मेन वर्क क्या होता है कि वो दूसरे और इलेक्ट्रोड्स के लिए क्या बता देता है, ई नॉट वैल्यू बता देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि SHE के लिए ई नॉट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर SHE एनोड की तरह वर्क करता है तो उसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि H2 गैस ऑक्सीडाइज हो जाता है H पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देता है। वैसे अगर कैथोड की तरह वर्क करता है तो जो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में भर रखे हैं वो रिड्यूस होते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर पहला केस क्या था, अगर SHE को एज अ कैथोड यूज किया तो वो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता है। ठीक है, अगर SHE को एज अ कैथोड यूज किया तो वो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता है, और अगर SHE को एज अ एनोड यूज किया तो वो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता है, कैथोड का। ठीक है, ये अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी पढ़ लेते हैं आज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से वर्क करती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, चलिए आइए वो देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वाटर, जिंक, आयरन, निकल, सारे आयंस लिख रखे हैं। ठीक है, Sn+2, Pb+2, Fe+3, ड्यूटेरियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन के बारे में क्या ध्यान रखना है कि H पॉजिटिव का SRP और SOP दोनों वैल्यूज कितनी होती हैं, 0 होती है। ठीक है, SRP वैल्यू ले लो या SOP वैल्यू ले लो, दोनों ही कितनी जाएंगी, 0 जाएंगी। ओके, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने होते हैं हमें कि किस तरीके से वर्क करती है। तो आप देखिए, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ये किस तरीके से वर्क करी, देखिए, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है और SRP वैल्यू घटती है। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो SOP बढ़ता है, SRP घटता है। दूसरा पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीजेस। जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। तो जितने भी केसेस हम इस तरफ बोल रहे हैं सारे के सारे क्या है, नीचे से ऊपर जाने वाले। ओके, अगला पॉइंट, एनोड एक्ट एज एनोड, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनोड बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर जाने में बढ़ेंगे।
ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अगला पॉइंट, जब वाटर से एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकालेंगे, ये H2 गैस देंगे। ठीक है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सुनिए। SRP वैल्यू घटती है, SOP वैल्यू बढ़ती है, एक्सटेंट ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीज करता है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है, एनोड बनने की टेंडेंसी बढ़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी बढ़ती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, और जब एसिड या वाटर से ना रिएक्ट कराते हैं तो ये H2 गैस देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अब अगर नीचे से ऊपर जाने पे ऐसा कुछ हो रहा है तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा वो देखिए। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे इस सीरीज में तो SRP वैल्यू बढ़ेगी, एक्सटेंट ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड बढ़ेगा, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तब। ठीक है, उसके बाद कैथोड बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज SRP बढ़ता है। इसलिए जब आप ऊपर से नीचे आते हैं SRP बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अब मेन मुद्दा आता है कि इतनी बड़ी टेबल याद कैसे होगी। तो इसलिए हमने इस टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, बिकॉज प्रॉपर्टीज तो आपको लिखी हुई दिख रही हैं, जैसी लिखी हुई हैं वैसी ही याद करनी है कि अप टू डाउन क्या प्रॉपर्टीज होंगी और डाउन टू अप क्या प्रॉपर्टीज होंगी, किस तरीके से ये बिहेव करेंगी। ठीक है, तो अब इसे याद करने का सबसे बड़ा खेल है कि एग्जैक्ट इसी सीरीज में बहुत कम बच्चों को याद हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे ना आयंस देखो, आयरन आयरन एक जैसा दिख गया, तो क्या है ना यहाँ पे दिक्कतें होती हैं चार्जेस को लेके और कौन सा किस पोजीशन पाएगा उसे लेके। तो उससे डील करने के लिए एक मेथड है। पहला मेथड क्या है, हम लोगों ने क्या किया, सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला पार्ट लिथियम से शुरू होकर कहां तक खत्म हो जाता है, वाटर तक खत्म हो जाता है। दूसरा पार्ट जिंक से लेके H पॉइंट तक खत्म हो जाता है। तीसरा पार्ट कॉपर से लेके फ्लोरीन तक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए पहले पार्ट को याद करने का तरीका, पहले पार्ट को याद करने का तरीका क्या है, देखिए लिपकना मत, लिपकना मत आलू वाटर, लिपकना मत आलू वाटर। अब देखिए लिपकना में Li आया, Li मतलब लिथियम, प फॉर पोटेशियम, क फॉर कैल्शियम, न फॉर सोडियम, मत फॉर मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम और वाटर मतलब H2O। ठीक है, तो पहला कैसे याद करेंगे आप, लिपकना मत आलू वाटर, Li फॉर लिथियम, प फॉर पोटेशियम, Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम, Mt फॉर मैग्नीशियम, Alu फॉर आलू मतलब एल्यूमिनियम और वाटर मतलब H2O। अब दूसरा ब्रैकेट देखिए, दूसरा ब्रैकेट कैसे याद करेंगे, जान फिर निशा पे फिदा है, जान फिर निशा पे फिदा है। अब जान का मतलब देखो, जान से जिंक, फिर मतलब आयरन, Ni फॉर निकल, सा मतलब टिन, पे मतलब लेड, Fi मतलब दोबारा से आयरन आ गया, द मतलब ड्यूटेरियम, है मतलब H पॉजिटिव। ठीक है, जान मतलब जिंक, फिर मतलब आयरन, Ni मतलब निकल, S मतलब टिन, Pe मतलब लेड, Fi मतलब दोबारा से Fe+3, फी Fi देखो एक होता है ना, एक होता है, इसलिए Fi मतलब Fe+3, द मतलब D पॉजिटिव, है मतलब H पॉजिटिव। तो ब्रैकेट याद हो गए, लिपकना मत आलू वाटर, जान फिर निशा पे फिदा है। अगला, क्यों आजकल के बीच में Hg, क्यों आजकल के बीच में HgF2, क्यों आजकल के बीच में HgF2, या फिर से भी कह सकते हैं क्यों आजकल के बीच में Hg, फिर से क्यों का मतलब कॉपर+2, आज का मतलब तो आपको मालूम ही है सिल्वर, और बीच में क्या आता है देखो, सिल्वर और क्लोरीन के बीच में क्या आता है, मरकरी, इसलिए बोल रहे हैं आज कल के बीच में Hg, और लास्ट में क्या आता है F2।
इन तरीकों से, इन 3 स्टेटमेंट से आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी। ठीक है, इन 3 स्टेटमेंट से आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी। ओके, तो ये सारे इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ट्रेंड्स होते हैं और इसे याद करने का तरीका, लपकना मत आलू वाटर, जान फिर निजाब फिदा है, और क्यों आजकल के बीच में HgF2। ओके, चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती उन्हें बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव, और जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड नहीं करेंगी वो इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होती है? एडिटिव इन नेचर। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप नॉर्मल अलजेब्रा की हेल्प से जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसके साथ? एडिटिव प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नॉन एडिटिव इन नेचर, तो उन्हें आप नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है? नॉन एडिटिव इन नेचर। तो आइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, मास, वॉल्यूम, ईटीसी। ठीक है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, मास और वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मास, वॉल्यूम, ईटीसी। इसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या होंगे? देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ई सेल जो हम लोग सीखा पीछे, ई सेल, कंसंट्रेशन, ईटीसी। टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ई सेल, कंसंट्रेशन, ईटीसी। ये कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं प्रॉपर्टीज को बता देता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, और ये नेचर में कैसी होती हैं? एडिटिव, यानी आप नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज आती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड नहीं करती, मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं, और ये नेचर में कैसी होती हैं? नॉन एडिटिव। अब कंफ्यूजन क्या होते हैं बच्चों के साथ कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मास पे डिपेंड करता है, कौन सा मास पे डिपेंड नहीं करता। देखो नाम में ही है, इंटेंसिव फॉर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंटेंसिव फॉर इंडिपेंडेंट या फिर इन फॉर इंडिपेंडेंट। जिसमें इन आ रहा है वो मास पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इन फॉर इंडिपेंडेंट, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर इंटेंसिव याद है तो एक्सटेंसिव अपने आप याद हो जाएगा। इन फॉर इंडिपेंडेंट, जो मास पे इंडिपेंडेंट होंगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप दोबारा से देख लीजिए कि ये कुछ सीरीज है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या क्या होगा, ये कुछ पॉइंट्स है, वो मैं बोल चुका हूं एक बार। उसके बाद जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ ये पॉइंट्स हैं, एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी, एक्सटेंट ऑफ गेटिंग रिड्यूस बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी बता दिया। एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड होंगी, इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं होंगी। उसके बाद ये बता दिया याद करने का तरीका, इंटेंसिव इन फॉर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिसमें इन आएगा वो मास पे इंडिपेंडेंट होगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी होगी जो मास पे डिपेंड नहीं करती, जो मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं। और जो मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं वो नेचर में नॉन एडिटिव होती हैं, उन्हें आप नॉर्मल अलजेब्रा से जोड़ नहीं सकते। ठीक है, और एक्सटेंसिव जिन्हें आप नॉर्मल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे कुछ फीजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जो भी एक सवाल में बोला था। फीजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में हम लोग एक दो सवाल ये करेंगे कि 2-3 इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हुआ करेंगे और तीसरे की वैल्यू कैसे आएगी
ये भी सीखते हैं जल्दी जल्दी। ओके, चलिए देखते हैं क्राइटेरिया फॉर फीजिबिलिटी ऑफ सेल। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया होगा जो हमें बताएगा कि कौन सा सेल फीजिबल है और कौन सा सेल फीजिबल नहीं है। फीजिबल का मतलब कौन सा सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है और कौन सा सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया फाइंड करते हैं कि कौन से क्राइटेरिया पे आके हम ये कह देंगे कि सेल स्पॉन्टेनियस है या फिर स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी प्रोसेस को मुझे स्पॉन्टेनियस बोलना होता है, किसी भी प्रोसेस को अगर मुझे स्पॉन्टेनियस बोलना होता है, तो मैं क्या कहता हूँ कि उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक्स से हमें एक फॉर्मूला याद रहता है कि डेल्टा जी जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई सेल। क्या होती है, माइनस एन एफ ई सेल, जहां पे एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कोई भी अगर सेल वर्क कर रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन में, उसको आप किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। वहीं पे जो कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है, फेराडेज कांस्टेंट। फेराडेज कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेराडेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज, मतलब उसे आप क्या कहेंगे, फेराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक फेरेड की वैल्यू होती है 96500 कूलम, 96,500 कूलम्स। ओके, और ई सेल मतलब जो से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ई सेल इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। ओके, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एन एफ ई सेल। तो अब एक चीज देखो, अगर मुझे हमेशा डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है, हमेशा डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है, तो आप चेक करो इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कभी भी नेगेटिव होंगे नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकते, एफ की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, जो भी हमेशा कितनी रहेगी 96500 गुलाम। लेकिन ई सेल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अभी हमने एक सवाल निकाला था जिसमें माइनस का आंसर कितना आया था, यहाँ पे माइनस का आंसर माइनस 0.46 के समथिंग कुछ आंसर आया था, जो कि माइनस का आया था। तब मैंने वहां पर क्या कहा था कि अभी आप ये मत सोचना कि ये माइनस का कैसे आ गया, प्लस का आना चाहिए था, क्योंकि क्राइटेरिया तब पढ़ा नहीं था। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज देखो, वहां से मुझे तो पता चल गया था कि ई सेल नेगेटिव आ सकता है। अगर ई सेल नेगेटिव आ सकता है तो इस फॉर्मूले में रख के देखो, अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, कैसी प्रोसेस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उस वजह से ये पॉइंट याद रखो, अगर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव चाहिए, अगर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव चाहिए किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो ई सेल को हमेशा क्या होना पड़ेगा, ई सेल को हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम डेल्टा जी को हमेशा नेगेटिव रखना चाह रहे हैं तो ई सेल हमेशा क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ई सेल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर ई सेल पॉजिटिव रहेगा तो माइनस का साइन पहले से फॉर्मूले में तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर ई सेल नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा जी पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोसेस कैसी, नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि हमें प्रोसेस कैसी चाहिए, स्पॉन्टेनियस चाहिए यार। इस वजह से हम लोग ई सेल को हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि किसी भी सेल के लिए जो ई सेल वैल्यू हमेशा कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। जब भी हम कैलकुलेशन करें और हमारी ई सेल वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम कह देंगे कि ये रिएक्शन कैसी है, मतलब सेल कैसे वर्क कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो सेल कैसे वर्क कर रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल फीजिबल नहीं है। जो हमने एक सवाल किया था इसमें माइनस की वैल्यू आई थी, इसका मतलब वो सेल फीजिबल था या नहीं था, वो सेल फीजिबल नहीं था, जिसके लिए ई नॉट वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। अब पीछे रिवर्स करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, पीछे बैक जाके अब उस क्वेश्चन को देखना, हमारी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आई थी। नेगेटिव का मतलब अगर ई नॉट नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव चाहिए ही नहीं हमें, हमें तो डेल्टा जी नॉट कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, जिससे प्रोसेस क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। ओके, तो याद रखेंगे अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए
तो ई सेल हमेशा क्या कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ओके, कैसा चाहिए, पॉजिटिव। अब एक चीज देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से हम इक्वेशन सीखते हैं, वहां पर ड्राइव करते हैं कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी क्या होता है, क्यू आपको बता देता हूं, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे जब आप रेट एक्सप्रेशन मतलब इक्विलिब्रियम के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, क्यूसी। ठीक है, लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किया जाता है जीरो, और क्यूसी को किससे लिखते हैं, केसी से लिखते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, जब इस फॉर्मूले में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रखेंगे, इस वैल्यू को उठा के इधर लाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, माइनस आर टी एल एन के सी। ओके, अब देखिए इसी वाली इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस वाली इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अगर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव चाहिए तो ई नॉट सेल हमेशा कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी सेल फीजिबल होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तभी सेल कैसा होता है, फीजिबल होता है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट क्या बताया, फीजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी सेल को आप क्या कहेंगे, फीजिबल कहेंगे। बिकॉज इस फॉर्मूले से देख लो या इस फॉर्मूले से देख लो, अगर इस फॉर्मूले में ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव रहती तभी तो भाई ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और ये नेगेटिव ही चाहिए क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू हमेशा कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो गई और ये नेगेटिव 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 क्या हो गया, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए ई सेल हमेशा कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, या फिर ई नॉट सेल कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। दूसरा केस ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग इस इक्वेशन को पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूसी। तो क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये आप 11th में पढ़ चुके होंगे। इसके बाद देखिए एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो जीरो होता है, और क्यूसी को क्या लिखते हैं, केसी लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा जी को जीरो करेंगे, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, और क्यूसी की जगह पे क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन केसी। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, इसी टर्म को, इसी फॉर्मूले को हमने किस में लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। इस फॉर्मूले को पहले ब्रैकेट कर लो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला काम का है और साथ में ये वाला फॉर्मूला भी काम का है। ठीक है, तो अब इस वाले फॉर्मूले को हमने किस में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया बस, कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया, डेल्टा जी नॉट हमेशा कैसा चाहिए, नेगेटिव, तो उसके रिगार्डिंग ई नॉट सेल हमेशा कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ई नॉट सेल हमेशा कैसा चाहिए भाई, पॉजिटिव चाहिए। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तभी हम लोग कह पाएंगे कि प्रोसेस कैसी है, सेल कैसा है, फीजिबल है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे हम लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो ई नॉट वैल्यू मतलब दो अलग अलग रिएक्शन दी जाती हैं, उसके बाद तीसरी रिएक्शन के लिए ई नॉट वैल्यू पूछी जाती है, तो वो हम लोग किस तरीके से डील करेंगे ये सीखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे, वहां से कोई एक रिजल्ट लेके आएंगे। उसके बाद कंसेंट्रेशन सेल पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउश लॉ, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व। यहीं तक हमारा कोर्स है, वो हम लोग देख लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को आखिरी तक देखा, काफी एंजॉय किया होगा आई होप। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना यार। सब्सक्राइब से क्या बोला था, सब्सक्राइब से क्या होता है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और लाइक से क्या होता है, मैं सेल्फ मोटिवेट होता हूँ। तो थैंक यू सो मच।